नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और एपीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम नोट्स मेकिंग क्लासेस चला रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स उन्हें प्रोवाइड कराए जा सके। इसी क्रम में अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में 5 टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके अलावा वैदिक सभ्यता के अलावा हमने बुद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा। ये हमारा छठा टॉपिक है दोस्तों, और छठा टॉपिक हमारा जो है वो महाजनपद काल है। छोटा टॉपिक है लेकिन यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं और आरओ एआरओ की परीक्षा का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ज्यादातर प्रश्न राजधानियों से रिलेटेड हैं, पर फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बात करते हैं महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वितीय नगरीकरण का काल। देखिए, पहला नगरीकरण का काल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आ गई। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? वो एक ग्रामीण सभ्यता है। और उसके बाद महाजनपद काल प्रारंभ हुआ है, जो पुनः नगरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो महाजनपद काल कैसा हुआ? तो यह द्वितीय नगरीकरण का काल हुआ। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको पढ़ने को मिलता है। आप अक्सर पुस्तकों में पढ़ते हो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। लेकिन जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ता है। 16 महाजनपद थे बुद्ध से पूर्व। कितने? बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कुछ महाजनपदों का विलय दूसरे महाजनपद में होता चला गया। जैसे बिंबिसार ने कुछ महाजनपद जीते, फिर अशोक ने कुछ महाजनपद अजातशत्रु ने कुछ महाजनपदों को जीत लिया। तो बुद्ध के समय में केवल 4 ही बड़े बड़े महाजनपद बच गए, जैसे कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती। तो 16 महाजनपद तो थे, पर वे बुद्ध से पूर्व थे। बुद्ध के समय में केवल 4 महाजनपद बच गए। एक मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा कौन सा है दोस्तों? अवंती। और बुद्ध के उपरांत तो बाकी के 3 भी मगध में शामिल हो गए। केवल एक ही महाजनपद बचा, जिसे हम मगध महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो 16 महाजनपद थे, बुद्ध के समय में 4 रह गए, और बुद्ध के बाद केवल 1। तो अगर आपसे पूछ ले बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे, तो 16 ना कर दीजिएगा, 4। और बुद्ध के काल के उपरांत कितने महाजनपद बचे? तो एक ही महाजनपद बचा, मगध। बाकी के सभी इसी मगध में मिला लिए गए। शांति से, युद्ध से, छल से, कपट से, जैसे भी मिलाए गए, पर मिला लिए गए। अच्छा, बात करें कि हमें ये जनपदों का उल्लेख कहां मिलता है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय। हमने सुत्त पिटक के 5 भाग देखे थे कि नहीं देखे थे? तो उन्हीं में से एक था दीघ निकाय। तो दीघ निकाय में 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर होगा और आप दीघ निकाय आप पढ़ेंगे ही नहीं। आप तो सीधे पढ़ेंगे आगुंतर निकाय, भी नहीं याद रहेगा आपको। तो बस इतना याद रहेगा महाजनपद हैं कितने? 16। और आप खटाक से मार देंगे 16 और कहेंगे प्रश्न में 1 नंबर हमें मिल गया। लेकिन जब बाहर आएंगे तो पता लगेगा 1 नंबर तो गया, साथ में माइनस मार्किंग भी गई। तो दीघ निकाय में 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि दूसरे बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी वजह से माना जाता है कि कुल कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद हैं। जैन ग्रंथ भगवती सुत्त में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पर ध्यान रखिएगा, आगुंतर निकाय में दिए हुए 16 महाजनपद अलग हैं, 5-6 को यदि छोड़ दें तो, जबकि भगवती सुत्त में दिए हुए 16 महाजनपद अलग हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आगुंतर निकाय में ही प्रमाणिक रूप से महाजनपदों की सूची दी हुई है? क्योंकि हम जो महाजनपद अभी पढ़ने वाले हैं ना, वे आगुंतर निकाय के महाजनपद हैं। उनके साक्ष्य हमें ज्यादा मिलते हैं। इस वजह से हमसे अगर कभी भी पूछा जाए महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है 16 का, तो हम आगुंतर निकाय देंगे। लेकिन अगर प्रश्न कुछ इस तरीके से दे दिया जाए ना कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, आगुंतर निकाय या भगवती सुत्त, तो आप खटाक से मारेंगे आगुंतर निकाय। ये पढ़ेंगे ही नहीं बौद्ध धर्म ग्रंथ या जैन ग्रंथ। ऐसे आरओ का एग्जाम नहीं चलता भाई।
तो पढ़ लीजिएगा प्रश्न पूछ क्या रहा है। यदि दीघ निकाय के अनुसार पूछे तो 12 महाजनपद, आगुंतर निकाय के अनुसार पूछे तो 16 महाजनपद, भगवती सूक्त के अनुसार पूछे तो 16 महाजनपद। और भगवती सूक्त कैसा ग्रंथ है? तो ये एक जैन ग्रंथ है, जबकि अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं। सूक्त पिटक के 5 भाग होते हैं, ये तो हमने पिछले वीडियो में, बौद्ध वाली वीडियो में भी देखा था। दीघ निकाय, संयुक्तर निकाय, आगुंतर निकाय, मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। तो दीघ निकाय में 12 महाजनपद और आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आगुंतर निकाय में अलग महाजनपद मिलते हैं, दीघ निकाय में अलग महाजनपद मिलते हैं, तो कुछ कॉमन महाजनपद भी हैं। कुल कितने हैं? 6। इन 6 का वर्णन आगुंतर निकाय में भी मिलता है और दीघ निकाय में भी मिलता है, जैसे कि अंग हो गया, मगध हो गया, वत्स हो गया, वज्जी हो गया, काशी हो गया और कौशल हो गया। अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी और कौशल। तो ये 6 ऐसे हैं जिनका वर्णन हमें आगुंतर निकाय में भी मिलता है, भगवती निकाय में भी मिलता है। ये कॉमन महाजनपद है, इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम एक एक करके 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपदों में से पहले टुकड़ों में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। पहले उन 2 महाजनपदों को पढ़ेंगे जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। देखिए 16 महाजनपद में आपको एक साथ लिखाऊं, उनकी राजधानी लिखा दूं, वो तो चार्ट है, आप बना लीजिएगा या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझसे कहेंगे तो। पर हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वज्जी महाजनपद कोई अकेला महाजनपद नहीं था, ये 8 राज्यों का संघ था। यानी यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और ये 8 राज्यों का संघ था, जिसमें एक वज्जी है। वज्जी सबसे बड़ा है, इस वजह से वज्जी संघ कहते हैं। लेकिन वज्जी के अलावा वैशाली, मिथिला, कुंडग्राम, भोग, इक्ष्वाकु, उग्र और कौरव्य, ये 8 राज्यों का संघ है। कौन कौन से दोस्तों? व्रज्जी, वैशाली, मिथिला, कुंडग्राम, भोग, इक्ष्वाकु, उग्र और कौरव्य। इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके अलावा बात करें मल्ल की। अच्छा, राजधानी की अगर हम बात कर लें, यहां पर राजधानी नहीं लिखाई गई है, तो वज्जी संघ की जो राजधानी है वो वैशाली को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? वैशाली को। तो वज्जी की राजधानी यदि आपसे पूछ ले तो फिर आप वैशाली कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं दूसरे मल्ल की। मल्ल की ये दूसरा है हमारा, इनकी नंबरिंग याद रखिएगा। मल्ल हो गया हमारा दूसरा। तो कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, ये 2 थे। एक तो कुशीनारा के मल्ल भी कहते थे और पावा के मल्ल भी कहते थे। तो यदि मल्ल महाजनपद की, मल्ल गणराज्य की आपसे राजधानी पूछ ले तो कुशीनारा और पावा, इनकी 2 राजधानियां थी, ठीक है। ये तो थे 2 महाजनपद। एक हमने पढ़ा वज्जी और एक मल्ल। वज्जी की राजधानी पूछे तो वैशाली, मल्ल की राजधानी पूछे तो कुशीनारा और पावा। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद ऐसे थे जिनकी हमें 2 राजधानियां पढ़ने को मिलती हैं। कितनी राजधानियां? 2। पहला है कौशल। तो कौशल में उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। यदि उत्तरी कौशल की राजधानी पूछे तो साकेत, जिसे हम वर्तमान में अयोध्या कहते हैं। दक्षिणी कौशल की राजधानी पूछे तो श्रावस्ती। अच्छा, अगर मैं सिर्फ कौशल की राजधानी पूछूं, मैं उत्तरी और दक्षिणी ना दूं, तो ऐसी स्थिति में राजधानी क्या हो जाएगी? ऐसी स्थिति में राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कौशल की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। पर यदि दक्षिणी कौशल और उत्तरी कौशल अलग अलग पूछ ले तो उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत है, दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या है, तो वो श्रावस्ती है। कौशल महाजनपद के प्रसिद्ध राजाओं के हमें नाम पढ़ने को मिलते हैं। कंस, महाकौशल, प्रसेनजित। देखिए, आप कोई कहेगा भगवान राम कौशल के राजा थे, रघु थे, ये सब थे, ये धार्मिक बातें हैं। हम यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से देखेंगे जो हमें नंबर में दिलाएगी। तो आप यही नाम याद रखेंगे, कंस, महाकौशल, प्रसेनजित। अगर इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाए कि निम्न में से कौन कौशल महाजनपद का राजा नहीं था, कंस, महाकौशल, प्रसेनजित या रामचंद्र, तो फिर आपको ऐसी स्थिति में रामचंद्र का होना पड़ा। हालांकि ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो कोई धार्मिक और ऐतिहासिक हमें अलग रखने पड़ते हैं। तो कंस, महाकौशल और प्रसेनजित आप याद रखिएगा, ये कौशल के राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी कौशल की साकेत, दक्षिणी कौशल की श्रावस्ती। दूसरा अवंती।
अवंती में उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है, तो वो उज्जैन है। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। पांचाल की बात करें तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पड़ता है। तो अभी तक आपने कुल 5 महाजनपद पढ़ लिए। वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा और पावापुरा। इसके अलावा आपने एक क्या देखा, कौशल की साकेत और श्रावस्ती। अवंती की उज्जैन और माहिष्मती। और 5वां पांचाल, जिसकी अहिच्छत्र और कांपिल्य। अहिच्छत्र कहां पड़ता है, बरेली में, और कांपिल्य फर्रुखाबाद। पांचाल के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है, प्रवाहन जयवाली। द्रुपद ना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, प्रवाहन जयवाली। चलिए आगे देखते हैं। 5 महाजनपद हमने पढ़ लिए। अब ऐसे 2 महाजनपद जिनकी सीमाएं वर्तमान भारत से बाहर हैं। तो आपसे ऐसे पूछे, निम्न में से कौन सा महाजनपद ऐसा है जो भारत में स्थित नहीं है, तो गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी क्या है, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी क्या है, तो कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक है, या फिर इसे राजपुर भी कहते हैं। ये भारत के पश्चिम में स्थित हैं, पर भारत से बाहर हैं, अफगानिस्तान की तरफ ये स्थित हैं। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला तो वास्तव में अब वैसे पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय ये पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र था। ठीक है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है। ये सभी महाजनपद उत्तर में स्थित हैं, उत्तर भारत में, 2 भारत के बाहर है, लेकिन एक ही महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत में स्थित है, और वो कौन सा है, तो वो अश्मक है, पोटली और पोतान। तो पहला कौन सा हो गया, वज्जी। दूसरा कौन सा हो गया, मल्ल। इसके अलावा तीसरा कौशल हो गया। चौथा अवंती हो गया। 5वां कौन सा हो गया, तो 5वां पांचाल हो गया। 6वां गांधार। 7वां कंबोज। और 8वां हो गया आपका अश्मक। तो ये 8 आप पढ़ चुके हैं, अगले 8 और बाकी हैं। अब उनकी आप एक बार लिस्ट बना लीजिए। तो अगर राजधानी आपको एक साथ भी लिखनी हो तो इसी लिस्ट में हम आगे बढ़ा सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसी लिस्ट में, और ये चार्ट बना करके अपने स्टडी टेबल पर चिपका जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके आएगा ही आएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और बैराट है, ये जयपुर के क्षेत्र में पड़ता है। अंग की राजधानी चंपा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंपा किस नदी के तट पर स्थित थी, तो मालिनी नदी के तट पर। काशी की राजधानी वाराणसी। चेदी की राजधानी शुक्तमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मगध की राजधानी ग्रीव्रज, या जिसे राजगृह भी कहते हैं। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ना कीजिएगा, पाटलिपुत्र नहीं बना है महाजनपद काल में। पाटलिपुत्र की स्थापना तो उदयन करेगा आगे चल करके। तो मगध की राजधानी यदि आपसे पूछी जाए महाजनपद के रूप में, तो राजगृह या ग्रीव्रज। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। और शूरसेन की मथुरा। तो सारी राजधानी एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बार बार बोला है, कई बार बोला है, अदरवाइज वीडियो को जल्दी अंत किया जा सकता है। पहली कौन सी हो गई, वज्जी की वैशाली। इसके बाद मल्ल की आपकी कुशीनारा और पावा। मल्ल के उपरांत अवंती की आपकी हो जाएगी माहिष्मती और उज्जैनी। इसके अलावा पांचाल की आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, अहिच्छत्र और कांपिल्य। कौशल की साकेत और श्रावस्ती। ठीक है, इसके अलावा गांधार की हो जाएगी आपकी तक्षशिला। कंबोज की हाटक या राजपुर। अश्मक की हो जाएगी पोतली या पोतान। मत्स्य की विराटनगर। अंग की चंपा। काशी की वाराणसी। चेदी की शुक्तमती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। मगध की ग्रीव्रज। वत्स की कौशाम्बी। और शूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दोस्तों मथुरा। ग्रीव्रज को ही राजगृह के नाम से भी पुकारा जाता है। साथ ही हेनसांग ने ग्रीव्रज को कुशाग्रपुर भी कहा है। तो देखिए, मगध की राजधानी क्या थी, ग्रीव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं। कुशाग्रपुर इसे किसने कह करके पुकारा है, हेनसांग ने। इसी प्रकार आगे पाटलिपुत्र करके एक राजधानी आएगी मगध की, और उस पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता है। और कुसुमपुर उसे किसने कह करके पुकारा है, तो मैं बता दूं, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता ने। अब आप मुझे बताइएगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है।
वत्स का पौरवंश का राजा, वत्स पर पौरवंश का राजा उदयन राज कर रहा था। जो राजा मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं आपको, तो उसमें से एक वत्स का राजा भी ध्यान रखिएगा। वत्स में पौरवंश का राजा उदयन राज्य कर रहा था। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं कह रहा हूं सबसे छोटा था, पर यहां से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो इसका आप अध्ययन कीजिए, 2-3 बार इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, आपको जो है यहां से सब कुछ याद हो जाएगा। ज्यादा टफ टॉपिक ये है नहीं। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।